जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर ये कार्यक्रम है जीत जाएंगे हम, और इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो मानवता से ही जुड़ा हुआ है। मानवता हमारे हम सभी के गुणों में है, और इस जो हम सभी मानव हैं, जो इंसान हैं, उन सभी में इंसानियत का एक भाव होता ही है, और हमसे उससे उम्मीद भी यही की जाती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हम अपने स्वार्थ की वजह से हम या फिर सरकारें जो इस देश को चलाती हैं वो भी स्वार्थ की वजह से कई बार कहीं-कहीं पर इन गुणों को, इन मूल्यों को से दूर होती चली जाती है, और ऐसे में जो पीड़ित होती है मानवता, वो होती है आम लोग। और आम लोग जो होते हैं वो हमेशा से इन वजहों से समस्याग्रस्त रहते हैं, और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। एक तरह से हम देखें तो इस इन घटनाओं को पर नज़र डालते हैं जो पिछले कई वर्षों से हो रही हैं, लेकिन अक्सर इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं। अगर हाल की बात करें तो जब कोरोना का काल यहाँ पर शुरू हुआ भारत में, जिसकी मुख्य वजह थी, सभी जानते हैं इस बात को, कि नमस्ते ट्रम्प, और लंबे समय तक के चिताने के बावजूद हवाई अड्डों को बंद नहीं करना, जिसकी वजह से कोरोना बाहर से भारत में आ गया, और ऐसे कई आयोजनों की वजह से वो फैल गया, चाहे वो मध्य प्रदेश में सरकार के गठन की कवायद भी हो। लेकिन इन चीज़ों को छुपाने के लिए इसका ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ दिया जाता है, और अक्सर इसमें सॉफ्ट टारगेट वो लोग बनते हैं जो कमज़ोर वर्ग होता है या अल्पसंख्यक वर्ग होता है या कम लोग होते हैं जहाँ पर। उनको टारगेट बनाकर इस प्रकार की चीज़ें कर दी जाती हैं, और वो ठीकरा फोड़ा गया था मुसलमानों के एक खास जमात पर, जो जिन्हें जमाती कहकर कहा जाता है, जो एक खास चीज़ को मानने वाले लोग। तो होता क्या है कि इससे लोग तो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो लोग जो लोग इसमें दिमाग नहीं लगाते, वो लोग जो ज़्यादा नहीं सोचते और सिर्फ़ कुछ चीज़ों से भड़क जाते हैं, वो लोग इससे डाइवर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाता है वो लंबे समय तक इससे प्रभावित रहता है, और लंबे समय तक उसे इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हाल की एक घटना की बात करें तो ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो मध्य प्रदेश के गुना में हुई है। वहाँ पर जो घटना हुई है उसमें जो वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने ये देखा है, जहाँ पे एक दलित है, राम कुमार अहिरवार, और उसकी पत्नी सावित्री देवी, जो सरकारी ज़मीन पर, जो बंजर पड़ी खाली ज़मीन पर वो अ, कर रहे थे खेती, और उस खेती के माध्यम से उन्होंने अपनी गुज़र-बसर कोशिश करी, गुज़र-बसर करने की, और उस दौरान जो उन्होंने फसल लगाई कर्ज़ लेकर, जब वो सबको नज़र आई तो उन्होंने अ, उसको उन दोनों किसानों को, दोनों व्यक्तियों को इतना पीटा कि वो लोग परेशान हो गए और उन्होंने ज़हर खा लिया। बच्चे बिलखते रहे। ये वीडियो सभी लोगों ने देखा है, और ये कृत्य किया मध्य प्रदेश पुलिस ने। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम चाहे सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हों, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहे हों, मानवता या एक एक आयोग तो है मानवाधिकार का, लेकिन इंसानियत जो एक व्यक्ति दूसरे पर कृत्य कर रहा है, वहाँ पर इंसानियत कहाँ चली जाती है? या किसी वजह से ये संचालित होते हैं किसी रोबोट की तरह, जिनमें कोई प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है। क्या होता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भंवर मेघवंशी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और इनकी एक किताब बहुत पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं, मैं कार सेवक का। और इसके अलावा हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं लियाकत खोखर, जो कि एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सेक्ट पर काम कर रहे हैं, सेक्ट चला रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुख्य हैं। और भंवर जी, आपसे मैं आप पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। आप राजस्थान से हैं, और बहुत सारे उठापटक आप भी देखते रहते हैं, राजनीतिक उठापटक देखते रहते हैं, और लोगों का इस्तेमाल भी वहाँ पर होता रहता है। यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ इंसानियत गायब-सी क्यों नज़र आ रही है? कहाँ गायब हो गई? लोगों में ये लोगों को रोबोट बनाकर क्यों उपयोग किया जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं? अ,
सुधीर जी, इसमें खास तरह की मानसिकता के लोग सक्रिय हैं हुँ, और ये जो नफरत का वातावरण है, हुँ, ये लंबे समय से समाज के भीतर इस जहर को भरने का काम किया गया है। जी, ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है हुँ, और ये लंबा लंबा काम है। एक तरीके से ज़हर फैलाने का जो काम है। जी, हमारी जो एक समभाव वाली संस्कृति, सौहार्द वाली संस्कृति और सारे लोग एक साथ रहे हैं, हुँ, इस देश हुँ, को मिल-जुल करके तमाम लोगों ने बनाया है, विविध आयामी संस्कृति रही है। हुँ, हुँ, उसको तहस-नहस करके एक खास रंग की, एक खास विचार की, जी, एक खास धर्म की, हुँ, एक खास राष्ट्रीयता की संस्कृति को लादने का जो प्रयास हो रहा है, हुँ, अ, दुःख की बात ये है कि कोरोना जैसी महामारी के वक़्त में जब ये सोचा गया था कि लोग थोड़ा और ज़्यादा इंसानियत के साथ सोचा करेंगे, ऐसे समय में भी हुँ, अ, उस खास नफ़रत फैलाने वाली विचार के जो लोग हैं और अब वो केवल लोग नहीं हैं, हुँ, बल्कि वो स्टेट हैं। जी, क्योंकि वो आपके शहर के पार्क से लगा कर के दिल्ली की लुटियंस ज़ोन पर काबिज़ जो लोग हैं, हुँ, हुँ, ये और जो नफ़रत फैलाने में, इस तरह की रूमर्स फैलाने में वो महारत हासिल किए हुए लोग हैं, जी, उन्होंने इस कोरोना काल में भी हुँ, अपनी विफलताओं का ठीकरा मुस्लिम समाज पर फोड़ दिया। हुँ, क्योंकि उनको मालूम था कि वो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। हुँ, इस देश का जो पूरा चिकित्सा का ढाँचा है, वो बर्बाद हो चुका है जी, और जितना रक्षा बजट पे खर्च किया जा रहा है, उसका बहुत कम हुँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। लोग इस बात को उठा नहीं लें और अपनी चिकित्सीय विफलताओं को सामने नहीं आ जाए, इसलिए इस सारी चीज़ को होना तो ये चाहिए था कि वेंटिलेटर्स लाए जाते, कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाते, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की जाती, हुँ, लेकिन वो नहीं करके अपनी जो उनका तौर-तरीका है कि हर चीज़ के लिए खास तरह के लोगों को, खास पहनावे के लोगों को आप लांछित कर दिए। जी, जी, उन्होंने यहाँ भी वही किया हुँ, कि तबलीग जमात के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया। हुँ, तो ऐसा नहीं कि तबलीग के मरकज़ में ही लोग इकट्ठा हो रहे थे, हुँ, कहीं और गुरुद्वारों में भी लोग इकट्ठा थे, कहीं आश्रमों में भी लोग इकट्ठा थे, हुँ, कहीं बाबाओं के यहाँ भी भीड़ लगी हुई थी। जी, इसके बावजूद भी कर्नाटका में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। अभी रिसेंट जगन्नाथ की यात्रा भी निकाली गई जी, 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 और कई जगहों पे ये सारी चीज़ें चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन चूँ नफ़रत जो है वो आपकी मुस्लिमों के प्रति है। हुँ, तो ये जो इस्लामोफ़ोबिया है, हुँ, ये सामने आ गया है इसमें हुँ, कि हुँ, हुँ, किस तरीके से लोगों को उसके लिए प्रशिक्षित करना हुँ, और लोगों को ये संदेश देना कि इस सारी चीज़ के पीछे मुसलमान हैं और मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं और फिर जो नफ़रत ऑलरेडी है समाज में वो और ज़्यादा हो गई भड़क जाती है, जाती बिल्कुल, है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, पूरा एक पूरा सोची-समझी साजिश के तहत हुँ, इस देश का मीडिया, खास तौर पे जो सवर्ण मीडिया है उसने और इस सरकार ने, हुँ, केंद्र की खास तौर पे सरकार जो है और आरएसएस और वीएचपी और ये पूरा जो हिंदुत्व जमात है, हुँ, इसने ये पूरा नफ़रत का जो वायरस है, हुँ। ये इन्होंने इस कोरोना वायरस के साथ-साथ फैलाने का काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लियाकत आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की ही एक घटना है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही पता चला कि जमातियों ने कोरोना फैलाया और ये सब जब लोगों को पता चलने लगा, तो लोगों ने मुसलमानों से एक ख़ास दूरी बना ली और कई जगह पे उन्हें अपमानित भी किया जाने लगा। एक एक घटना नज़र आई है कि जहाँ पर कुछ लोगों को अचानक शाम को पुलिस आती है और उसको उठाकर ले जाती है और फिर ये कहकर कि हम आपकी जाँच करेंगे और सीधे फिर 2 हफ्ते बाद वो वापस घर पर उन्हें छोड़ते हैं। तो वो उनकी वो हालत कैसी हुई होगी, जो एक कपड़े में लगातार वहाँ रहे होंगे और बिना किसी साधन के, जो घर में खाना खाकर भी नहीं जा पाए थे, लौटे तो उनका घर घर में जो बना हुआ खाना था वो सड़ा पाया गया। तो ये स्थितियाँ ख़ास एक धर्म के लोग विशेष के साथ में जब ये होने लगता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो नफ़रत का वायरस है, ये कहाँ तक लेकर जाएगा? और क्यों लोगों के समझ में नहीं आ पा रहा है? क्या कारण है? क्या मीडिया ही अब लोगों का मूड बना रहा है? लियाकत? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। हुँ, पहली ख़ास बात तो ये है कि हम लोग जो मनुष्य लोग हैं, हम लोग इंसान जो हैं, हुँ, हमारे अंदर हमारी जीन्स में कहीं न कहीं
एक दूसरे के प्रति नफरत, जलन, हिंसा, ये चीजें शामिल होती हैं। हम्म, और हम ये पूरे दुनिया में देख लें, है ना, अगर अपने यूरोप में झगड़ा होता है तो वो श्वेत अश्वेत का होता है। हमारे देश में तो बहुत सी चीजें बटी हुई हैं। जी जी। और हमको या एक देश के इस देश के आम आदमी को ये मालूम है कि कोई भी सरकार आ जाएगी वो हमारी हालत सुधार नहीं सकती है। अभी भी जो सरकार के सत्ता के समर्थक हैं वो ये जानते हैं कि हमारी हालत नहीं सुधरनी है, लेकिन वो ये भी जानते हैं या इस बात से खुश होते हैं कि ये सरकार फला फला वर्ग को सबक सिखा देगी। तो ये जो सबक सिखाने की बात है ये मूल चीज है और इसी में लोगों की खुशी शामिल है। तो सरकार भी चाहती है कि ऐसा दिखावा करे कि वो उन्होंने साहब एक इसी वर्ग के लोगों को इतना मार दिया, इसी वर्ग के लोगों का बाइकआउट करा दिया, चाहे वो घटना भिंड की हो, अभी वो जो अभी जो मध्य प्रदेश की घटना हो, गुना की घटना हो, चाहे ये गोरखपुर की बात हो या इसके पहले भी तमाम चीजें जो हुई हैं। इवन हम देखें कि सत्ता शीर्ष में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो आमतौर पर भाषा संयत रखते हैं और वो कभी किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं बोलते, लेकिन उनको सत्ता बनाए रखनी है तो उन्होंने अपने सत्ता के जुड़े हुए मोहरे छोड़ रखे हैं जो समय समय पर अलग अलग वर्गों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, ताकि ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों के नुकसान से खुश होना चाहते हैं वो खुश हो जाएं। तो ये कुल कहानी है। जैसा मेघवाल जी ने भी कहा कि हमारे पास में इंतजाम नहीं है, ढंग की सुविधाएं नहीं है हेल्थ को लेके, और जब सुविधा नहीं है तो हमें लोगों को ऐसे ही बहकाए रखना होगा, ऐसे ही बरगलाए रखना होगा। वाकई अगर इसमें देखें मेघवंशी जी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि मीडिया तो निश्चित रूप से एक खास जो वर्ग का मीडिया है और जिसे हम ये कहें कि बहुत अभी एक नाम बहुत अच्छा प्रचलित हुआ है उसके लिए गोदी मीडिया है, जो सरकार के इशारे पर काम करता है और उन लोगों के इशारे पर, खास दल के इशारे पे काम लगातार कर रहा है। क्या इसे इसी तरह लोगों की भावनाओं को भड़काने या लोगों का मानस बदलते रहने के लिए यूं ही खाली छोड़ दिया जाएगा, खुला छोड़ दिया जाएगा? क्या इसका कोई तोड़ या कोई इसका विकल्प आपको नजर आता है? कैसे कैसे हो सकता है ये? देखिए, मीडिया भारत में जो मीडिया है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह है और उस पर कुछ खास जातियों का वर्चस्व है। न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पर किसी भी रूप में। चूँकि बहुत सारे वर्गों का मीडिया में किसी प्रकार से कोई सहभाग नहीं है, न वो मीडिया हाउसेस के मालिक हैं, न वो किसी चैनल के या अखबार के संपादक हैं, न ही वो न्यूज़ एंकर हैं, न वो शीर्षक बनाने वाली टीम का हिस्सा है, कंटेंट जनरेट करने वाली टीम में वो कहीं नहीं है। तो मीडिया में जो भागीदारी नहीं है इस देश के वंचितों और हाशिए के समुदायों की, उसकी वजह से भी वो जो मीडिया में बैठे हुए खास तबकों के लोग हैं, वो अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहे जो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देखिए मीडिया पर तो लगाम के लिए कई प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, कई प्रकार के और कानून है, पीआर एक्ट है। इन सब के होने के बावजूद भी मीडिया सब प्रकार की चीजें करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। वो नाम लेकर के विभिन्न धर्मों का, जातियों का, कई बार लोगों का भी, स्थानों का, लोगों का, उनके पहनावों को चिन्हित करते हुए सब प्रकार से वो ये दिखाता है कि ये लोग खास जमात के लोग हैं जो इस देश में तमाम तरह की समस्याओं की जड़ है। तो ये जो मीडिया बेलगाम हो गया है और उसको सारा डिस्कोर्स उसके ज़रिए, सारा नैरेटिव उसके ज़रिए बन रहा है और चूँकि हमारी वहाँ कोई भागीदारी नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा समुदाय है जो उनके वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देखने के लिए अभिशप्त हैं। हम उसके भीतर जाके कुछ करने की स्थिति में नहीं है और शायद मुझे ये लगता है कि ये गंभीरता से इस समय सोचने की ज़रूरत है कि क्यों दलित, आदिवासी, पिछड़ा और जो धार्मिक अल्पसंख्यक जमातें हैं, उनके लोग एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करने की दिशा में क्यों नहीं आगे आते हैं? कई जगहों पे सरकारें बनती है, हमारे भीतर में बहुत सारे व्यावसायिक लोग हैं, उद्यमी लोग हैं और अच्छा खासा उनके पास पैसा भी है और इंटेलिजेंसिया की भी कमी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि एकेडमिक जगत हो चाहे कहीं भी हो, हमारे लोग कम नहीं हैं, सब जगह पर हैं। उसके बावजूद हम इस देश में एक ढंग का
मीडिया खड़ा नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी बात को बोल सके। देखिए, आप सोशल मीडिया पर बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आज ही मैंने सुना कि हरियाणा की सरकार ने सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया कि आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ राजस्थान में 2 जिलों के कलेक्टर ने पेंडेमिक की आड़ में कह दिया कि आप वेबसाइट पर ऐसी कोई न्यूज नहीं चला सकते हैं। तो आपका जो एक नया जगह बनी हुई है सोशल मीडिया, उस पर भी वो नियंत्रण कर रहे हैं, उस पर एक तरीके से सर्विलांस बिठा रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो आपका ये जो नया मीडिया है वो भी कमजोर हो जा रहा है, ये एक दिन बंद हो जाएगा। दूसरा, आपने जो स्थापित मीडिया है, वो चाहे प्रिंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, वहाँ हमारी कोई मजबूत उपस्थिति बन नहीं पा रही है। तो ये समय है कि हम सोचें, नहीं तो ये मीडिया हर बार ऐसे ही नफरत फैलाता रहेगा, जिसका कोई लेना-देना नहीं है, उन चीज़ों को चला रहे हैं आप। और जिन बातों पर बहस होनी चाहिए, उन बातों पर कोई बहस नहीं हो रही है। क्यों लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं? क्यों लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं? क्यों लोग मर रहे हैं और मरने के बावजूद उनकी डेड बॉडीज़ को इस तरह की असंवेदनशील परिस्थिति में फेंका जा रहा है कब्रों में? इन सब पे चर्चा करने के लिए मीडिया नहीं है। लॉकडाउन में इतने सारे मजदूर पैदल चले, मारे गए, मर गए, उन पर कोई बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि मीडिया का इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए, मीडिया उस समाज को रिलेट ही नहीं करता है। आपके दर्द का के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम इन बातों को करें कि कैसे ये मीडिया आज जो है, ये मोनोस्ट्रीम मीडिया लाइन पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम कर सकते हैं क्या इस मीडिया को, इस मीडिया का एक वैकल्पिक मीडिया निर्मित कर सकते हैं। इस पर वाकई लियाकत, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप अपना ऑडियो ऑन कर ले। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये तो पक्ष है मीडिया का, कि मीडिया ने ठेका ले रखा है कि वो समाज में जो है वो विघटन या भेदभाव या नफरत फैलाएगा। आम इंसान, आम आदमी को क्या मजा आ रहा है इस पर? वो शाम की हर शाम वो मुर्गा लड़ाई देखने में व्यस्त हो जाते हैं और हर शाम लोगों को एक नया सब्जेक्ट दे दिया जाता है, मुख्य मुद्दों से हटाकर कि वो उस पर बातचीत करें, उस पर चर्चा करें। समाज कहाँ पर समाज को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? ये सारा खेल क्यों नहीं आ रहा है समझ में? आपको क्या लगता है कि समाज कहीं पर सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं हो पाया या शिक्षा में कोई कमी रह गई? क्या समस्या है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि समाज को समझ में नहीं आता है। समझते तो हर कोई है, और लेकिन चाहे कोई भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, हम वही देखना सुनना चाहते हैं जो हमारे शौक का होता है। सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक पे भी हम उनकी को दोस्त रखते हैं जो हमारी सोच के लोग हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, हमसे अलग सोच रखते हैं, उनसे हम अलग हटते हैं क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आते। ये हर जगह हो रहा है। तो मीडिया में भी लोग वही देखना सुनना चाहते हैं कि साहब फला जगह पे इतने लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया, या उसकी भी आगे बात की जाए। मेघवंशी जी ना, हाँ, सहमत होंगे हमसे कि आजादी के बाद जब बाबा साहब ने देखा दलितों की स्थितियां और जो कानून बनाया, पिछले 60, 65, 70 सालों में दलितों ने जो आगे बढ़ने की स्थिति बनाई और जो अच्छी पोजीशनों पे पहुंचे, उससे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी जलन रखता है। वो हो सकता है आपसे बात ना करते हैं, लेकिन हमारे सामने कई बार ऐसी बातें आती हैं उनके मन में जो उनके अचेतन में है, वो निकल जाती है कि साहब यार देखो, ये देखो 2 कौड़ी का आदमी था, आज कितनी ऊपर पहुंच के और कैसी बात कर रहा है। तो सिर्फ उन लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को हाईलाइट करके एक वर्ग विशेष को संतोष देने का, खुशी देने का मकसद मीडिया का है। और बड़ी साफ सी चीज है कि इसका हल भी वही है कि हमको आपको जनता के बीच में जाना होगा। 90 के दशक की बात की जाए, जब पूरे देश में एक पीपुल साइंस का बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, और वो फैल भी इसलिए पाया था, हम खुद उसकी उपज है, वो फैल इसलिए पाया था कि उसमें बिना साधनों के अपने तरफ से लोग गांव-गांव तक गए, पब्लिक के बीच में कि अपनी बातें कही। अब वो चीजें खत्म हो गई है, अब सिर्फ मीडिया के भरोसे रह गया है। तो वो उसकी सीमाएं हैं। कोशिश करनी होगी कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, इन्हें फिर से किसी अल्टरनेट तरीके से जनता के बीच में जाना होगा। नहीं मेघवंशी जी, मैं एक बात इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि क्या होता है कि पहले लोग किताबें पढ़ते थे, उसके पहले लोग कथा कहानियां सुनते थे, और बाद में जब विचारकों की किताबें आने लगी, लोगों ने उसको पढ़कर, उनके भाषणों को सुनकर
एक अपना व्यू बनाया, समझ बनाई, समझ बढ़ती गई। बाद में ये दृश्य माध्यम भी आ गए, श्रव्य माध्यम भी आ गए, बहुत सारे माध्यम आ गए। इन सब के आने के बाद तो लोगों की जो समझ है वो ज़्यादा विकसित हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि समझ विकसित नहीं हुई गई, बल्कि लोग भ्रमित ज़्यादा हो गए और ये एक तरह से ये कहें कि अपने आप को वो उन्होंने सौंप दिया है इन सबके हाथों में कि वो इन्हीं के हाथों खेलने खेलने लगते हैं कि पहले जहाँ जिसके हाथ में किताबें थी, जो लोग किताबें लिखने के उस वक़्त उनके अधिकार था कि वो उनके पास किताबें लिखने की साधन थे, तमाम तमाम चीज़ें थी। उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास और तमाम सारी चीज़ें लिख दी। लेकिन बाद में अब तो सारे सभी के पास साधन है, सभी के पास वो चीज़ें हैं, फिर भी ये परिस्थितियाँ बदल क्यों नहीं पा रही हैं? सुधीर जी, मुझे लगता है कि कई लोगों को ये बहुत उम्मीद है या वो बहुत आशा करते हैं इस चीज़ से कि शायद ये जो सूचनाओं का बम्बार्डमेंट हो रहा है, हुँ, ये जो हुँ, आपको बहुत कुछ अवेलेबल है गूगल पर और हुँ, तमाम जगहों पर, हुँ, इंटरनेट पर, शायद इससे लोग बहुत उन्मुक्त हो जाएँगे और स्वतंत्र सोच निर्मित होगी। हुँ, मैं हुँ। इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि एक नए किस्म की डाटा स्लेवरी शुरू हुई है। अच्छा। जो जो इंटरनेट अब उसका एक एक पैटर्न है। आपके फ़ेसबुक का भी, आपके ट्विटर का भी और सब सब चीज़ों का एक एल्गोरिदम काम करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। हुँ, आप हुँ, अगर एक बार जय भीम लिखते हैं, तो आपको उन चीज़ों से जोड़ा जाएगा जो जय भीम को पसंद करते हैं। हुँ, और हमको कई बार लगता है कि अरे! हमारी फ़ेसबुक पे इतना सारा लोग लाइक कर रहे हैं, इतने कमेंट कर रहे हैं, हमारी इतनी रीच बढ़ बढ़ गई। हुँ, लेकिन दरअसल वो रीच हमारे ही भीतर में है। हुँ, वो हुँ। कहीं दूसरी जगह नहीं बढ़ रही है। दायरे में आप है। किसी हुँ। वो दायरे में है और वो जी, जी, वही जी। दायरा है जो ऑलरेडी हमारे पास था। हुँ, तो हुँ, ये जो बहुत सारी सूचनाएँ आ गई है अब इंटरनेट के ज़रिए हमारे बीच में, लेकिन हमारा समय उतना ही है, हमारी समझ भी उतनी ही है और इस सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह ने हमको भ्रमित ज़्यादा किया है, बजाए कि हमारी कॉन्क्रीट समझ बनाने के। हुँ, मुझे लगता है कि जब कैडर कैंप होते थे, तब बेहतर लोग निकलते थे। जब किताबों के ज़रिए लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी बनानी लगी, तो और अच्छे लोग निकलना शुरू हुए। लेकिन इस समय पूरा कचरा किए हुए हैं सारी चीज़ों का। कुछ भी समझ नहीं और समझ बहुत उथली-उथली सी समझ है। जी, आप जी, जी। इंटरनेट पे जाएँगे तो सोशल मीडिया पे इतने क्रांतिवीर घूम रहे हैं कि कई बार लगता है कि बस क्रांति जो है वो कल या परसों आ जाएगी, लेकिन आती नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल में कुछ धरातल पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। और वाक़ई, ये वाक़ई। पूरा का पूरा ये जो शासन आज है, ये केवल भारत की बात नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर में जो दक्षिणपंथी उभार है हुँ, और जिस तरीके से डाटा के ज़रिए हमको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी इस दिशा में बहुत कम लोग सोचना शुरू हुए हैं। अभी हमको लग रहा है कि ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गया है। हुँ, हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसने हमको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं किया है, हुँ। बल्कि सर्विलांस बहुत बढ़ गया है। हमको जी, चारों जी, तरफ जी। से घेर लिया गया है। हुँ, और अब शासन को ये मालूम है कि आप क्या पसंद करते हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप किन चीज़ों में भाग ले रहे हैं, किस तरह के प्रदर्शनों में जा रहे हैं और एक तरीके से आपके पास मोबाइल नहीं है, बल्कि वो मोबाइल के रूप में आपने एक जासूस खुद ही पाल करके अपनी जेब में धर रखा है, जो हरदम चीज़ों को कहीं न कहीं पहुँचा रहा है। तो ये जो नए किस्म की एक डाटा की गुलामी पैदा हो रही है, अ, इसके खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं। भविष्य में हमको इससे दो-चार होना पड़ेगा और हमारा समुदाय जिन समुदायों की हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी भी उस तरह का एजुकेशन नहीं है, तकनीकी रूप से, कि वो समझ सके इन सब चीज़ों को। आखिर ट्विटर इंडिया पे कौन बैठा हुआ है? फेसबुक कौन गवर्न कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाकर के जुकरबर्ग से 2 क्यों घंटे मिलते हैं? हुँ, क्यों मिलते हैं? क्या जुकरबर्ग किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं? लेकिन उनको मालूम है कि बाकी लोग जो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो अपने-अपने देशों के हैं, हुँ, सरहदें हुँ, हैं उनकी और हुँ, उनकी सीमाएँ हैं। जुकरबर्ग की कोई सीमा नहीं है, वो पूरे विश्व का राष्ट्रपति है। ट्रंप भी उसका ग्राहक है और मोदी भी उसका ग्राहक है। जी। तो ये सारी चीज़ हमारा जो वो अभिजात्य वर्ग जो हमको सदैव गुलाम बनाते आया है, वो समझा है और वो सबसे पहले आगे हो गया है। जी, जी, तो जी, जी, हमें जी। समझना पड़ेगा इस दिशा में भी हम बात कर। जी, 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 जी। वाक़ई, वाक़ई लियाकत मैं आपसे भी इस पे बात कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि जो समाज है
वो कहीं न कहीं से नेतृत्व तलाशता है। और अगर हम दलित समाज की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर, चाहे वो फूले से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर तक के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको बदल दिया और एक सोच बनाने की स्थिति में लाकर खड़ा किया, और बहुत हद तक के ये आंदोलन के लिए भी प्रवृत्त करते हैं और कई आंदोलन इसकी वजह से हुए भी हैं। मुस्लिम समाज में ये चीज़ों का थोड़ा-सा अभाव नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर ये पढ़ने की प्रवृत्ति या इस तरह के साहित्य की जो संख्या है या इस प्रकार का साहित्य की जो एक रिचता है, वो वहाँ पर नहीं है, या फिर वो इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, इन सब मुद्दों में क्यों उलझना है? उलझने से बचने की कोशिश है, ये क्या है? क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब मुर्गा तब तक ही सुरक्षित है जब तक उसकी बारी नहीं आई है। तो वो होता है ना कि वो एक मुर्गा जो जिसे काटा जा रहा होता है, सिर्फ़ वही चिल्लाता है, बाकी सब लोग दाना चुगने में व्यस्त रहते हैं। तो ये स्थितियाँ तो आपको कहीं नज़र नहीं आती। क्या है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है और हम लोग फिर वही वहाँ पहुँचते हैं कि जब कभी आपने भी सुना होगा कि जयप्रकाश आंदोलन, जेपी आंदोलन जब देश में हुआ और वही समय था जब अमिताभ अमिताभ बच्चन नए एक हीरो बन के आए थे। हुँ, हमारा देश, हमारा समाज, हमारी सोच, हमारी मानसिकता खुद कुछ न करते हुए एक हीरो की तरफ देखने की है। कभी वो हीरो जयप्रकाश हो गए थे, फ़िल्मों में वो हीरो अमिताभ बच्चन हो गए। इस तरह की आम पब्लिक, गाँव का गरीब आदमी, शहर का गरीब आदमी, मज़दूर, कुली, वो खुद कुछ ना करेगा, उनके बदले में अमिताभ बच्चन जाके मारपीट कर लेंगे। हुँ, यही चीज़ें हुई। अगर नाम ही ले लिया जाए तो इंदिरा गांधी के रूप में एक बहुत बड़ा नेता दिखा मिला देश के लोगों को, राजीव गांधी मिले हुँ, और अब मोदी जी मिले हुए हैं। ये बड़ी साफ-सी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि साहब हमने पाकिस्तान को हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना हमें कुछ करना है, मोदी जाएँगे, वो पाकिस्तान को मटिया-मेट कर देंगे। उन्होंने सबकी ये चीज़ें हैं। मुसलमानों की बात की जाए तो बड़ी अ, विचित्र स्थिति आती है। जी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनवा लिया और वो किस तरह से मुसलमानों के स्वीकार्य नेता हो गए, हुँ, ये इतिहास की बात है। अभी की स्थिति में मुसलमानों का नेता जो बनना चाहता है तो मुसलमान कहता है तुम्हें तुम्हारी ना तो तुम्हारे पास दाढ़ी है, हुँ, ना तुम टोपी लगाते हो, हुँ, ना तुम ऊंचे पैसे का कुर्ता पजामा पहनते हो, तो मुसलमान ही नहीं हो तो हमारे नेता कैसे बन जाओगे। हुँ, हुँ, और जो व्यक्ति दाढ़ी बढ़ा लेता है, टोपी पहनता है, ऊंचा कुर्ता पहनता है, ऊंचा पजामा पहनता है, वो फिर उसके अंदर बाकी सोच बच खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी तालीम वैसे नहीं होती। इसलिए कोई वैसा नेता मिल नहीं पाता है। बीच में खास तौर से उत्तर प्रदेश में और बिहार में यादव समाज के लोग, मुलायम सिंह जी हों, लालू यादव जी हों, बाकी लोग हों, बीच में बहन जी ने भी काफ़ी ऐसा क्रिएट किया कि मुस्लिमों का काफ़ी अच्छा उनके पास में समर्थन है और वो बहुत हितैषी मुसलमानों की हैं। हुँ, हुँ, तो ये लोग उस तरफ बह गए। हुँ, अभी भी मुसलमान, देश का मुसलमान जो है ये मूल अपनी परेशानियों से बहुत दूर है। इसको रोज़गार से मतलब ही नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं है। हुँ, इनको तो आपने मस्जिद खोल दी, हुँ, मस्जिद बंद कर दी, तो ये उसमें रोड पे जाएँगे। जी, जी, जी। तो इनको जब तक एजुकेट नहीं हो पाएँगे, इन्हें जब तक अपने भविष्य को लेकर के कोई बहुत आशावादिता इनके अंदर नहीं आएगी, हुँ, उस समय तक इनको ना तो किसी नेता की तरफ देखने की ज़रूरत महसूस होती है, ना कुछ होता है। जी, और जी, ये बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं। एक में इलेक्शन के 1 महीने पहले ही जो कुछ होता है, उस पे पूरे बह जाते हैं। और ये जी, जी। सिर्फ मुस्लिम नहीं बहते हैं, पूरा देश बह जाता है। हुँ, अभी जो भी घोटाले कर लो, अभी जो बेवजह कर लो, अभी कुछ भी कर दो, इलेक्शन के 1 माह पहले जो नेता जो वादे कर देगा, जो बातें कह देगा, उस पे लोग बह जाते हैं। तो उसपे मुसलमान भी हैं, कोई अलग सी बात नहीं है। जो चाहता है कि अब आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? बस 1 मिनट बचा हुआ है। जी, बताइए, बोलिए। सुधीर जी, मेरा ये कहना है कि इस देश के दलित हों या आदिवासी हों या मुस्लिम हों या तमाम वो वंचित जमातें जो हैं, हाशिए के लोग हैं, हुँ, उनके प्रति इस देश में नफ़रत का पूरा वातावरण इस देश का मीडिया भी बना रहा है हुँ, और स्टेट का पूरा रुख भी पूरा दमन का है, जो कि आपने गुना की घटना में देख लिया कि किस तरीके से वहाँ के हुँ, दलितों हुँ। के साथ जो कुछ भी हुआ है। जी, जी, तो जी। देश भर में जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वो बहुत खतरनाक है हुँ, और हमें इस खतरे को समझते हुए हुँ। अपना वैकल्पिक मीडिया भी खड़ा करना चाहिए और वैकल्पिक राजनीतिक सामाजिक ताकत भी खड़ी करनी चाहिए। मेरा बस इतना सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से अब हमें ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि चौतरफा हमला अब शुरू हो चुका है और हर तरह से
अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसी बातचीत के साथ हम एक और नए विषय पे फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। आज बस इतना ही और हम समझते हैं कि लोगों के अंदर मानवता फिर से जागृत हो और लोग अपनी बात को खुद की इंसानियत को ध्यान में रखते हुए और भी लोगों के लिए वो उसी तरह से सोच पाएँगे। हम ये उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ऐसी जागरूकता बनाते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेघवंशी जी और साथ ही लियाकत कानपुर से जुड़ने के लिए हमारे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में वॉइस ऑफ मानवता की ओर से।